A very warm welcome once again. This is शिशिर मित्तल और हम बात कर रहे हैं IDJE एडवांस 2025 के केमिस्ट्री पेपर के वीडियो सॉल्यूशंस की। हमेशा की तरह IDJE का पेपर बहुत बैलेंस्ड बेंचमार्क था। कुछ इजी क्वेश्चंस थे, कुछ मॉडरेट, कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस थे। कैसे क्या क्या किया है जेई ने, बहुत ही इंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी है और IDJE के पेपर्स का डिस्कशन अपने आप में इट इज़ अ मास्टर क्लास, नो डाउट, है ना। तो अगर आप IDJE की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो हमेशा ये एक स्टैंडर्ड सॉलिड रेफरेंस के रूप में काम में आते हैं। तो आइए हम प्रेजेंट कर रहे हैं 2025 के जेईई एडवांस के पेपर्स के सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन है, डिस्कशन है। कोशिश यही करी है कि जो भी स्टूडेंट्स इनको देख रहे हैं, अगर वो सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं, उनके फाइन पॉइंट्स को समझना चाहते हैं, तो सिर्फ सॉल्यूशन ही ना मिले, उनकी थोड़ी सी समझ भी डेवलप हो, सोचने समझने की जो अप्रोच है एग्जाम के लिए वो भी डेवलप हो, ऐसी हमारी कोशिश रहेगी। देयर वी आर, IDJE 2025 एडवांस्ड केमिस्ट्री पेपर 2 सेक्शन 1 पहला क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या है। इट सेज ड्यूरिंग सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट ऑफ सल्फाइड आयंस इन एन aqueous solution one of the ligands coordinated to metal ion is converted to। खूबसूरत क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स प्लस क्वालिटेटिव एनालिसिस का क्वेश्चन है और ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। मैं वर्षों से कहता आ रहा हूं कि इस तरह की चीज बिल्कुल जेईई में आ सकती है, आ गई, हमेशा क्लास के इलस्ट्रेशंस में रहती है और अच्छी बात है ये यहां आ गई। क्या है एक बार देखते हैं ढंग से। सल्फाइड आयंस का जो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट होता है वो कैसा होता है कि आपके पास है, अगर आप इसमें ऐड करते हैं FeCN5NO, ये है नाइट्रोप्रोसाइड, और जब इसमें सल्फाइड ऐड होता है वो ऐड कहां होता है, वो ऐड होता है और बनाता है ये 2 माइनस है ना, FeCN5NOS4 माइनस, ये बन जाता है। रिएक्शन क्या है, रिएक्शन इस तरह से Fe के साथ पहले NO जुड़ी थी, इनफैक्ट NO प्लस जुड़ी हुई थी, ऐसे। ये बहुत, बाकी ठीक है आपके पास वो साइनाइड वाइनाइड भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर दिस इज हाउ। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड में आयरन +2 में है और NO+1 में है, नाइट्रोसोनियम कैटायन है जो लिगेंड है। और जब इसमें सल्फाइड आता है तो वो कहाँ जुड़ता है, जब सल्फाइड आता है तो आप देखिए इसमें बड़ी गंध तो मची हुई है, प्लस प्लस तुरंत ही इलेक्ट्रॉन लेता है, ये यहाँ चला जाता है ऐसे और बनता है Fe और यहाँ NO। अब ऑक्सीजन की भी कंगाली खत्म हुई, क्यों, क्योंकि उसके पास लोन पेयर आ गया और यहां पर जुड़ गया सल्फर खूबसूरती से ऐसे। तो ये NO2 माइनस का थायो डेरिवेटिव, मोनोथायो डेरिवेटिव NOS माइनस बन जाता है। NO प्लस में जब सल्फाइड आयन जुड़ता है तो बन जाता है NOS माइनस। ए इज द आंसर, यस। वेल, सिंपल सिंगल करेक्ट था तो उस सेंस में तो चलो थोड़ा ज़्यादा भीषण नहीं था। क्या डायरेक्ट थ्योरी थी, नहीं, ट्विस्ट तो था, दिमाग लगता है इसमें, कहीं आपको ये स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर क्या मल्टीपल चैप्टर्स थे, 2 चैप्टर तो यूज हुए ही, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और क्वालिटेटिव एनालिसिस। बहुत शॉर्ट था, लंबा तो नहीं ही था, लेकिन विचार करने के लिए जो समय लगेगा उसके हिसाब से। मिसलीडिंग ऑप्शंस थे, बिल्कुल थे, बहुत मजे से गलती हो सकती थी। तो 2 2 4 2 6 1 7 7 ऑन 10, मतलब जो SCQs हैं, सिंगल करेक्ट आंसर्स हैं, उनमें 7 का मतलब है अच्छा टफ क्वेश्चन कहा जाएगा, सरल नहीं था ये। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पेपर 1 या पेपर 2 सेक्शन 1 का। What does it say? The complete hydrolysis of ICl, ClF3 and BrF5 respectively gives। एक चैप्टर पढ़ाते हैं हम इनऑर्गेनिक रिएक्शन प्रेडिक्शन का, बिल्कुल डायरेक्ट क्लास की इलस्ट्रेशन, क्योंकि सारी के सारे इस तरह के कंपाउंड लिखकर सबकी हाइड्रोलिसिस के प्रोडक्ट्स कैसे होते हैं, क्या होता है, करीब 1.5-2 घंटे हम इसको डिस्कस करते हैं। तो एग्जैक्टली क्लासरूम के बोर्ड का इलस्ट्रेशन है जो एज इट इज आया है। अब अगर आप हाइड्रोलिसिस करेंगे ICl की, देखना इसमें डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस ऐसे है। तो आयोडीन जो डेल्टा प्लस है, जब हाइड्रोलिसिस होगी ICl की, तो
तो इसमें H और OH इस तरह से, जो डेल्टा प्लस है वो Cl माइनस के साथ चला जाएगा जो H प्लस है, और जो यहाँ पे इसमें आयोडीन हल्का सा प्लस चार्ज रखे थी तो वो लोन पर अट्रैक्ट कर लेगी यहाँ से, और OH ग्रुप आयोडीन से जुड़ेगा, तो ये HOI प्लस HCl ऐसे बनाता अगर सिर्फ पानी होता। और यहाँ पे एनायन दे रखे हैं, एनायन दे रखे हैं तो अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस हो रही होगी, तो इसका मतलब यहाँ पे IO माइनस और Cl माइनस मिलेंगे, IO माइनस, तो ये तो गलती हो गई। ठीक है, फिर क्या था, ClF3। ना क्लोरीन अगर +3 में है और ब्रोमीन अगर +5 में है, ऑक्सीडेशन नंबर देखें, तो आप इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि Cl के साथ आपने 3-3 OH लगाए, या Br के साथ आपने 5-5 OH लगाए हाइड्रोलिसिस के दौरान। ऑफ कोर्स 3-3 5-5 OH जिंदा नहीं बचेंगे, इनमें से पानी निकल जाएगा, तो अगर एक पानी निकाल दीजिए तो बनेगा HClO2, H+ निकाल दीजिए तो ClO2 माइनस, और यहाँ पे 2 पानी निकाल दीजिए तो HbRO3, H+ निकाल दीजिए तो BrO3 माइनस, और इतने मेहनत ना करिए तो ऑक्सीडेशन नंबर मैच कर लीजिए, +3 का +3 और +5 का +5 होना पड़ेगा, तो ClO2 माइनस और BrO3 माइनस। अरे रे रे रे, ये तो A सही है। जी हाँ, A सही है, एंड देयर वी आर। अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अंधे रट्टे पे जो लोग चलते हैं, शायद एग्जैक्टली इतना सब उन्हें रटा होगा, ये आवश्यक नहीं। क्यों? क्योंकि ClF3 की हाइड्रोलिसिस ऐसी नहीं है जो आमतौर पर टेक्स्ट बुक में लिख लिख के लोग रटा करते हो, पर अगर लॉजिकली करेंगे तो चुटकियों में हो जाएगा, अगर ढंग से समझ कर आपने इनऑर्गेनिक पढ़ी है, न कि अंधा रेक्टिफिकेशन से उसे किया है। तो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। वेल, इफ यू लुक एट द एनालिसिस, this is definitely SCQ, so toughness index, not really tough. Based on direct theory, there is a small twist involved, but yeah, kind of one. Multiple concepts, not really, it's based on just a single concept, but still a good concept. Is it very long? Moderate. You have to think something, no doubt. है ना? Misleading options, yes, options are definitely misleading, but still, on a toughness index of 10, I would not rate this more than 5. It's a moderate to easy level question. This is how we would rate them. Let's look at question number 3. It says, monocyclic compounds P, Q, R and S, note that they are monocyclic, are the major products formed in the reaction sequences given below. Now, if you look at this first item, benzene, CH2, COH, bromine, red phosphorus followed by water, classical HVZ reaction. Hell-Volhard-Zelinsky reaction, क्या होगा? इस पूरे ड्रामे में यहाँ पर Br लग जाएगा, अल्फा पोजीशन पर Br लग जाएगा। पूछा है the product having highest number of unsaturated carbon atoms, 6 and 1, 7. In this case, the number is 7. What about this? We seem to be running in an aldol. So I have benzene ring, wonderful, and then the CHO, this, and then 2 more carbons. This is what we would get, 6, 7, 8, 9. I have 9 carbons here. Okay, I mean crossed aldol, of course. What about this sodamide, minus charge? And then we have this, then CH2, 6, 7, 8, 9, 10 carbons. Even if you consider the oxymercuration, demercuration part of it, ultimately all we need is number of unsaturated carbon atoms. Fine. So hydration of alkyne gives you side of ketone. So H, OH, C double bond O, so this will be C double bond O, carbon, then like this. Okay. So 6, 7, 8, 9, again 9 here. What about this one?
द प्रोडक्ट हैविंग हाईएस्ट नंबर ऑफ अनसैचुरेटेड कार्बन एटम्स, ठीक है, यू डू ओजोन एनालिसिस, यू ब्रेक दिस ओपन, व्हाट डू यू गेट? You get ting tang ting and this, fine. CH3 Mgb are two equivalents, so I get alcohol like this. Just a moment, I'll just erase this. And then H plus heat. Now H plus heat, वैसे तो this looks like a straight case for cyclization. In case you have H plus and heat, there are two possibilities. One thing is elimination can happen. If elimination happens, you get this and this. This is a possibility. 6, 7, 8, 9, 10. I get 10 carbons with unsaturated this thing. There is also a possibility of they cyclizing like this. I mean, it's easy to get confused here and lose sight of your this thing, final goal. But the product clearly says monocyclic. That means I'm not really supposed to worry about the products which might have more than one rings under any conditions. तो उसको छोड़ दीजिए. ये आ गया 7, 9, 9 और 10, बस. तो हाईएस्ट नंबर ऑफ अनसैचुरेटेड कार्बन्स किसमें है? 10 में, और बस ये ऐसा है. फिर से एक बार देखिए, डिटेल्ड मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है. अगर आपने वो हमारा चैप्टर पढ़ रखा है AIR, ऑल इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सीधा उससे हो जाएगा, बहुत कम मेहनत में हो जाएगा. देयर वी आर. कैसा क्वेश्चन था ये, एक बार एनालाइज करते हैं. लंबा तो था, इसमें कोई संदेह नहीं है. SCQ था, हाँ. डायरेक्ट थ्योरी थी नहीं, ट्विस्ट तो थे क्योंकि बहुत मेहनत कराई. मल्टीपल चैप्टर्स थे, बिल्कुल लगाए तो सही. लॉन्ग भी था, ऑप्शंस बहुत मजे से मिसलीडिंग थे. बट इस सब के बावजूद आई वुड नॉट से दिस इज वेरी वेरी टफ क्वेश्चन. हर एक स्टेप सिंपल ही था, तो आई वुड रादर पुट दिस एज 8 आउट ऑफ 10. अगेन ट्रिकी नहीं था, लेकिन लंबा बहुत था. तसल्ली से बैठ के देखना था, और गलत कर देना बड़ा आसान था. इस वजह से ठीक ठाक क्वेश्चन माना जाएगा. ये बहुत ऐसा लल्लू क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कहेंगे. Now let's look at question number 4, which says the correct reaction or reaction sequences that would produce dicarboxylic acid as major product is. कौन बनेगा dicarboxylic acid, आइए देखते हैं. OH और Cl है, और पहले डाला है इसमें NaCN. NaCN डालेंगे तो HO टिंग टैंग, सॉरी टिंग टैंग, और यहाँ पे CN लग जाएगा. ऐसा फील आती है. फिर वो कहते हैं OH माइनस और पानी डाला है, फिर एसिड एसिड डाल दिया है. मुद्दे की बात है, ये सब कर कुरा के क्या कर रहे हैं? हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं. अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे, कुछ भी कर लीजिए, तो आपको मिलेगा क्या? OH टिंग टैंग टिंग COOH. अब इससे डाइकार्बोक्सिलिक एसिड की फीलिंग बहुत तो नहीं आती, नॉट रियली. तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, नथिंग, कुछ खास नहीं है. यहां ब्रोमीन वाटर डाला है. ब्रोमीन क्या करेगी? ब्रोमीन एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देगी बहुत आराम से, और एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगी. यस, अल्कोहल्स उतने रैपिडली ऑक्सीडाइज नहीं होते, लेकिन अगेन हो तो सकते हैं. पर सबसे पहले तो आपको यहाँ ये जो आपका ग्लूकोज है ना, दैट विल गिव यू ग्लूकोनिक एसिड सिंपली. यहाँ क्या किया है? KOH ETOH, अल्कोहलिक KOH से सबसे पहले तो अल्कीन बना, ठीक. फिर KMNO4 H2SO4 हीट. एसिडिफाइड KMNO4 के साथ अगर उबालेंगे, कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KMNO4 से तो OH लग जाता, पर एसिडिफाइड हॉट KMNO4 इसको तोड़ डालेगा. टिंग टैंग टिंग टैंग टिंग, COOH और COOH ऐसा बना देगा, रिंग खुल जाएगी. बन गया जी डाइकार्बोक्सिलिक एसिड. C तो सही है. H2CrO4 क्या करेगा? नाटकीय है वैसे तो ये, है ना. ये अल्कीन्स को ग्लाइकॉल्स में ऑक्सीडाइज कर सकता है,
कोने वाले OH को COOH या पहले तो एल्डिहाइड बना सकता था, अगर माइल्ड कंडीशंस रखें, कुछ भी कर ले, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड तो कहीं बनता हुआ नहीं दिख रहा है इससे। तो सॉरी, द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4 इज C। आई होप यू कैन सी। आइए इसी बात पर जरा एनालाइज कर लेते हैं कैसा है क्वेश्चन नंबर 1, कैसा है ये, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 कैसा है। ऐसे क्यों था, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई बड़ी बात नहीं है। डायरेक्ट थ्योरी थी, थोड़े तो ट्विस्टिंग थे ही सही। अगर देखें क्वेश्चन में ऐसा कोई बहुत महान बात नहीं थी, लेकिन फिर भी जैसे ये तो डायरेक्ट था कुछ एक तो, पर कहीं कहीं थोड़ा बहुत जरा सही सही पर विचार जरूर करना पड़ा है ना। तो अपन कह सकते हैं 1। मल्टीपल चैप्टर्स तो मिक्स्ड ही थे, ठीक है। लंबा भी था ही सही, कल से 2 2 4 2 6, और मिसलीडिंग ऑप्शंस बहुत मजे से मिसलीड हो सकते थे आप, है ना। तो आई रादर पुट इट एज 1 और 2, मतलब 6 और 7 6.5 कर लेते हैं आउट ऑफ 10। मॉडरेट ही है, बहुत टफ तो नहीं कहा जाएगा। इसमें भी रोने लग जाएंगे तो फिर काम कैसे चलेगा, ऐसा है। 1 और मोर देन 1 करेक्ट आंसर्स में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 एंड दिस ब्रिंग्स अस टू क्वेश्चन नंबर 5। द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इज आर। बेहतरीन क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग का, और उस पोर्शन ऑफ थ्योरी से जिसकी अक्सर चर्चा नहीं होती, रेयर है, बेहतरीन है। देखिए, द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। मान लीजिए 2 पॉइंट चार्जेस हैं Q1 Q2, इनके बीच की कुछ पोटेंशियल एनर्जी है, और अगर ये बहुत दूर चले जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी विल टेंड टू 0। यस, फिर बोले इट अप्रोचेस 0, ठीक है, मोर रैपिडली देन पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन अ पॉइंट डायपोल एंड पॉइंट चार्ज। लो कर लो बात, पॉइंट डायपोल है +Q और -Q, और ये चार्ज है यहां पे, ये डायपोल है तो वहां कोई दूसरा चार्ज है Q2। अब आप एक चीज देखो, क्या कि ये था, या यहां मान लो Q2 कहीं भी है ना। अब इसके लिए Q+ और Q- अलग अलग लोकेशन पर है, ठीक है। अगर आपके पास डायपोल है ना, तो Q+ और Q- और यहां पे आपके पास कोई Q2 था, तो कुछ डिस्टेंस है Q+ Q- का, अलग अलग है, उसके अनुसार कुछ इनकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। पर अगर ये बहुत दूर चला जाए, जैसे जैसे दूर जाता जाएगा, क्या आपको दिख रहा है कि यहां से तो ये डिस्टेंस अलग था, ये अलग था, यहां से देखेंगे तो ये और ये अलग तो है, इतना नहीं है। जैसे जैसे ये दूसरा चार्ज डायपोल से दूर जाएगा, उसको ऐसा लगेगा कि डायपोल 2 अलग अलग चीजें नहीं है, ये एक ही चार्ज है। ये वैसे ही हुआ ना, जैसे मान लीजिए हमको लगता है कि मैं और पास वाले घर का जो मेरा पड़ोसी है बहुत दूर है, मैं अपने घर में हूँ, अपने घर में है। पर अगर हम इसको ऊपर अंतरिक्ष से देखना शुरू करें, जैसे से एक ड्रोन है जो ऊपर उठता जा रहा है, तो पहले तो मेरा घर अलग दिखेगा, उसका घर अलग दिखेगा, हम दोनों अगर छत पे खड़े हैं तो मैं अलग दिखूंगा, वो अलग दिखेगा। जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे जाते जाएंगे जाते जाएंगे, डू यू सी कि हम दोनों के बीच में डिफरेंस कम होता जाएगा। कई बार तो घरों के बीच का भी डिफरेंस कम होता जाएगा। बहुत दूर अगर चंद्रमा से देखेंगे तो कोई मैं और वो अलग तो नहीं दिखेंगे, पृथ्वी दिखेगी, घर भी शायद ही दिखेगा, अनलेस कोई बहुत ही विशेष भयंकर रूप से शक्तिशाली टेलीस्कोप हो तो अलग बात है ना। तो कहने का मतलब है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, जो दूर जा रहा है उसके लिए पास वाले 2 दूर, मतलब इनमें गैप उतना नहीं रह जाएगा, ये एक जैसी एंटिटी ही प्रतीत होंगे। और अगर Q+ Q- एक जैसे हो गए, एक तरह से मर्ज हो गए, अगर आप कल्पना करें मर्ज हो गए तो + चार्ज तो 0 हो गया, डायपोल पर चार्ज ही नहीं है। यहां पर तो चार्ज फिक्स था, दूर जा रहा है तो ठीक है, लेकिन जैसे जैसे ये दूर जा रहा है, डिस्टेंस बढ़ने के कारण पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है। यस, ये 0 की ओर अप्रोच कर रही है। यस, चार्जेस, ये डायपोल का चार्ज प्लस और माइनस का जो सेपरेशन है वो नेग्लिजिबल होता जा रहा है इस वाले दूर जाते हुए पार्टिकल Q2 के लिए। तो रैपिडली, ज्यादा तेजी से डिस्टेंस बढ़ना और डायपोल का अपरेंट चार्ज कम फील होना, चार्ज सेपरेशन उतना फील नहीं होगा इसे, इस वजह से भी ज्यादा तेजी से
पोटेंशियल एनर्जी जीरो को अप्रोच करेगी, जो कि कल्पना कीजिए अगर ये चार्ज प्लस और माइनस मिलकर जीरो हो जाते तो पास में भी इसकी कोई पोटेंशियल एनर्जी ना होती। तो ये जो ये जो फिनोमेना है कि जैसे जैसे Q2 दूर जा रहा है तो डायपोल्स विल अपीयर टू मर्ज, and because of nullification of their charges, potential energy will more rapidly appear to approach zero, and that is why A is, ठीक है, रटा हुआ नहीं है तो कॉमन सेंस ही आंसर दे सकते थे। अच्छा क्वेश्चन था, सोचना पड़ता, दिमाग लगाना पड़ता, बट ए सही आंसर नहीं है, दिस इज फॉल्स। बी, एवरेज पोटेंशियल एनर्जी of two rotating polar molecules separated by distance r is 1/3, yes, 1/r³। 1/r³ होता है परमानेंट डाइपोल परमानेंट डाइपोल के बीच में सॉलिड स्टेट में, अगर उनकी लोकेशन फिक्स्ड है तब होता है। और ये बड़ी टेम्परेचर डिपेंडेंट भी होती है। क्यों? टेम्परेचर बढ़ाओगे तो हिलने डुलने लग जाएंगे, तो वो मूव करेंगे तो पेन होगा। यहीं पर अगर ये फिक्स्ड न होते, यहां पर तो लिखा है कि टू रोटेटिंग पोलर मॉलिक्यूल्स, अगर बिल्कुल फ्रीली रोटेटिंग पोलर मॉलिक्यूल्स है ना, अगर बिल्कुल फ्रीली रोटेटिंग दो परमानेंट डायपोल हैं, तो उस केस में आप ये पाएंगे कि फिर तो जीरो हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। तो दो फ्रीली रोटेटिंग परमानेंट डायपोल्स हैं, पोटेंशियल एनर्जी जीरो। अगर बिल्कुल फिक्स्ड हैं, इट इज प्रोपोर्शनल टू 1/r³। पर लिक्विड फेज में या गैस फेज में भी एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं होती, थोड़ा बहुत इंटरेक्शन होता ही है। उस केस में इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 6th पावर ऑफ सेपरेशन। तो ये 1/r⁶ होना चाहिए था यहां पर, यहां 3 दिया है, तो ये भी फॉल्स है। फिर अगला पॉइंट है द डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल। अच्छा, इसमें टेम्परेचर डिपेंडेंस भी देखो क्या है। इसमें क्या है, तुम देखो कि अगर सॉलिड था, स्थिर था, तो प्रोपोर्शन 1/r³ थी। टेम्परेचर बढ़ता गया, हिलते डुलते रह गए, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती गई, मूव करने लग गए, तो 1/r³ से पलट कर ये 1/r⁶ की तरफ चला जाएगा, तो स्ट्रांगली शार्पली कम हो जाएगा। तो परमानेंट डायपोल अगर हैं तो उनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी बड़ी स्ट्रांगली टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। हाँ, क्योंकि फंक्शनैलिटी बदल जाती है एक क्रिटिकल टेम्परेचर क्रॉस करने के बाद। उसकी बजाय अगर डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल एवरेज इंटरेक्शन एनर्जी की बात करें, अच्छी है वो भी, लेकिन वो इतनी स्ट्रांगली टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होती। क्यों? वो तो वैसे ही 1/r⁶ रहती है। तो ठीक है, आप जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएंगे, पार्टिकल्स एक दूसरे के रिस्पेक्ट में फ्री होते जाएंगे। और मत भूलिएगा, अगर परमानेंटली फ्री हो गए, अगर एब्सोल्युटली फ्रीली रोटेटिंग पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, फिर तो उनका जीरो ही हो जाएगी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। टेम्परेचर बढ़ने से वो उस ओर जाना शुरू करेंगे, तो टेम्परेचर डिपेंडेंस है, वीक है। परमानेंट डायपोल की स्ट्रांग होती है, परमानेंट इंड्यूस्ड डायपोल की थोड़ी वीक होती है, होती तो है। तो ये जो डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शंस हैं, ये डिपेंड किस पर करते हैं? लार्जली ये डिपेंड करते हैं पोलराइजेबिलिटी पर, कि कितना पोलराइजेबल है कोई स्पीशीज, तो उसके हिसाब से उनके इंटरेक्शन होते हैं। इनडायरेक्टली ये पोलराइजेबिलिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती तो है। हमने कहा था ना वीक डिपेंडेंस है। वो वीक डिपेंडेंस क्यों? क्योंकि वो पोलराइजेबिलिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, अगर स्ट्रांगली चेंज करेंगे तो बदलती है। पर ट्रूथ इज कि जब मैथमेटिकल डेरिवेशन करते हैं किसके, इनको डी बाय इंटरेक्शंस कहते हैं। और जब डी बाय इंटरेक्शंस को लोग शुरू में कैलकुलेट करते हैं, सिंप्लीफाइड मॉडल से देखते हैं, तो अज्यूम कर लेते हैं कि भाई टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है और सॉल्व कर लेते हैं। मुझे नहीं लगता कि जे आपको इतना पीड़ित करना चाहता है, तो मोटे मोटे तौर पर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, इसके साथ वो चले जाएंगे। आई रिपीट, ये संदिग्ध स्टेटमेंट है। क्यों? आपने स्पष्ट -2 का विधान किया है, +4 -2 का, तो ऐसे बाउंड्री लाइन स्टेटमेंट्स कायदे में जे को पूछने नहीं चाहिए थे। ट्रूथ इज डिपेंडेंस इज वेरी वीक, बट मैथमेटिकली जब डी बाय इंटरेक्शंस निकालते हैं, तो उन मैथमेटिकल मॉडल्स में जो सिंप्लीफाइड मॉडल्स हैं, जो कि अक्सर एलिमेंट्री टेक्स्ट बुक्स में दिए होते हैं, उनमें इसे टेम्परेचर इंडिपेंडेंट मान लिया जाता है। अगर वही मान लें तो ये स्टेटमेंट सत्य हो जाएगा, और अगर बिल्कुल सच पर जाएं तो ये स्टेटमेंट बहुत एक्यूरेट है नहीं।
तो इस पे झगड़ा हो सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, हमें करना चाहिए, आप जाने, आपका काम जाने। साइंस की दृष्टि से ये स्टेटमेंट बहुत एक्यूरेट नहीं है, पर मेरा अनुमान जितना जेई एडवांस को लेकर है, शायद वो इसको सही मान लेंगे। फिर मोर देन वन करेक्ट भी है, पहले 2 फॉल्स हो ही गए, तो चलो ये तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट वन अनदर इवन दो नीदर हैज परमानेंट डाइपोल मोमेंट। यस, लंडन फोर्सेस तो होते ही हैं, ये तो सच है। तो आंसर कुड बी डी और सी डी। मोस्ट प्रोबेबली जेई माइट लैंड अप गिविंग दिस आंसर एज सी डी, ऑल्दो डी भी मेरे हिसाब से कोई बुरा नहीं है, सही आंसर और ज्यादा एक्यूरेट आंसर डी है। एक बार टफनेस एनालिसिस कर लेते हैं, कैसा था? मोर देन वन करेक्ट था, ट्विस्ट से भरा हुआ था, जितने गंदा हो सकता था उतना था, और हर तरह से रायता फैलाया हुआ था। टफ तो था, मतलब जितना खून पी सकते थे थ्योरी के नाम पर उतना उन्होंने पी लिया है। तो दिस वाज वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चंस फ्रॉम द पेपर, डेफिनेटली। नेक्स्ट वन सेज द कंपाउंड्स विद पीएच बॉन्ड्स इज आर। बार बार लगातार मैं कहता हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड्स वगैरह के स्ट्रक्चर्स बनाने आने चाहिए, अति फेवरेट, बार बार रिपीट होने वाला, फिर से पूछ लिया है, मैं स्ट्रक्चर बना देता हूं। पीओ, हमारे विद्यार्थी बड़े प्रसन्न रहते हैं इन बातों से, क्योंकि उनको पहले से ही पता होता है कि ये आ रहा है। ए में पीएच बॉन्ड है ना, बी में है, हाँ, H4P2O7 ए से ही बन जाएगा। यहां पे H3PO2 दिखा देता हूं, POH ये है H3PO2, तो इसमें भी है। H4P2O7 कैसा है? वो ऐसा है, यहाँ P लगा दीजिए, फिर O, सर थोड़ा साफ कर देता हूँ इसे, POOH और OH, ऐसा कर लीजिए। तो इनमें ए और सी में नहीं है, और बी और डी में है, हाँ है। बार बार लगातार पूछा जाने वाला क्वेश्चन, खूब रिपीट होने वाला क्वेश्चन, और कभी न छोड़ने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन सरल है, विशेष तौर पर इसलिए कि जेई के पुश्तैनी क्वेश्चंस में शुमार हो चुका है। था तो एमसीक्यू, कोई भी ट्विस्ट नहीं थी, सीधा थ्योरी से था। तो ना बस, हाँ ऑफ कोर्स पढ़ के तो आना ही पड़ेगा, पढ़ाई नहीं है तो भगवानी मालिक है आपके। एक ही चैप्टर से था, बिल्कुल बिल्कुल एक ही चैप्टर, एक ही पैराग्राफ से था। शॉर्ट है नहीं, बिल्कुल शॉर्ट ही है वैसे तो, चलो फिर भी 1 नंबर दे दो, अच्छा ही लगता है ना। मिसलीडिंग आंसर, हाँ, जो पढ़ के नहीं आया उसके लिए तो सब कुछ मिसलीडिंग ही है ना। टफनेस, मैट्रिक्स मैच, सॉरी मोर देन वन करेक्ट जितना आसान हो सकता है, शायद उतना आसान ये था, इजी था, स्कोरेबल था। इसको भी अगर गलत कर दिया है तो फिर आपको थोड़ा ध्यान से देखना चाहिए कि आप इनऑर्गेनिक में फिर क्या पढ़ रहे हैं और कैसे पढ़ रहे हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 व्हिच सेज फॉर द रिएक्शन सीक्वेंस गिवन बिलो द करेक्ट स्टेटमेंट्स इज आर। आपके पास है टेट्रालिन, केमिनोफोर को के साथ खूब एसिडिफाइड केमिनोफोर के साथ उबाला, इससे क्या होगा? टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे इसके, और बेंजाइलिक पोजीशन पे COOH ऐसे लग जाएगा, ये कट के निकल जाएगा। अमोनिया डाला, हीट किया, इससे क्या होगा? इससे आपको मिलेगा CONH2, CONH2, इस तरह से मिल जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा? ये से बल गया X आपके पास, बड़ी खुशी हुई। पहले तो आपके पास मिला थैलिक एसिड, थैलिक एसिड से थैलामाइड मिल गया, स्ट्रॉन्ग हीटिंग, इसको खूब कस के हीट कर देंगे तो थैलामाइड बन जाएगा थैलीमाइड, इस तरह से। अच्छा, अल्कोहलिक KOH डालेंगे तो ये एसिडिक हाइड्रोजन निकल जाएगी, माइनस आ गया, और फिर RBr डालेंगे तो यहां से ये गैब्रियल्स थैलीमाइड सिंथेसिस की ओर बढ़ रहे, R लग गया यहां पे, तो ये बन गया आपके पास Y। बेस डाल दीजिए, इससे क्या होगा? आपको मिल जाएगा COO माइनस, COO माइनस,
और ये मिल जाएगा RNH2, ये है Z। X, Y और Z आपके कब्जे में आ चुके हैं। प्रश्न है बोथ X एंड Y आर ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। X में ऑक्सीजन है, हाँ है, और Y में है, हाँ है, ये तो सत्य है, ठीक है। Y on heating with क्लोरोफॉर्म KOH फॉर्म्स आइसोसाइनाइड। कार्बोलामीन टेस्ट की बात हो रही है, क्या Y कार्बोलामीन टेस्ट देगा? Y एक इमाइड है, कार्बोलामीन टेस्ट प्राइमरी अमीन्स देते हैं, Z दे सकता है, Y नहीं देगा, तो झूठी बात है ये। Z रिएक्ट्स विद हिंसबर्ग रिएजेंट, बिल्कुल टॉल्यूइन सल्फोनाइल क्लोराइड वगैरह डालेंगे तो Z रिएक्ट करेगा, बिल्कुल कर जाएगा, नो डाउट। बेंजीन सल्फोनाइल या आपका या CSC लगा दे तो टॉल्यूइन सल्फोनाइल क्लोराइड हो जाएगा, है ना। ये टिपिकल हिंसबर्ग रिएक्शन दे सकते हैं। क्या मिलेगा? दिस प्लस HNHR निकल जाएगा, बन जाएगा PHSOO NHR, इस तरह से बन जाएगा। Z इज एन एरोमेटिक प्राइमरी अमीन, नहीं, इट्स एन एलिफेटिक प्राइमरी अमीन, सॉरी। तो सही उत्तर क्या है? A और C, सही आंसर्स हैं A, C। गैब्रियल सिंथेसिस पर आधारित आसान अच्छा क्वेश्चन, POC का भी तड़का लगाया है उसमें। तो 2 चैप्टर्स हैं, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑफ कोर्स अमीन्स तो हैं ही सही, अच्छी बात। फिर से एक बार देखिए, मैकेनिज्म मरखप के करने के बजाय अगर आप वो हमारा AIR ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर ले तो उससे ही काम हो जाएगा बड़े अच्छे से। कैसा क्वेश्चन था? ऑफ कोर्स मोर देन वन करेक्ट वाला था। डायरेक्ट थ्योरी नहीं, दिमाग तो लगाना पड़ता था। ट्विस्ट है बेस्ड ऑन मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स इन द सेम चैप्टर, नहीं 2 चैप्टर हैं, पर लेंथ मॉडरेट थी, बहुत लंबी नहीं था। ऑप्शंस मिसलीडिंग थी, एक्चुअली काफ़ी नॉन कंफ्यूजिंग सब था, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था। फिर भी मतलब 7/10 कहूँगा मैं। अगर मोर देन वन करेक्ट है तो मोर देन वन करेक्ट वैसे ही थोड़े से बच्चों को बुरे ही लगते हैं, बट ऑर्गेनिक के दूसरे क्वेश्चंस के मुकाबले इजी था ये। फॉर द रिएक्शन सीक्वेंस गिवन बिलो द करेक्ट स्टेटमेंट्स आर, एक कंपाउंड दे रखा है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से उसका रिएक्शन कराया और P बनाया, क्या होगा? प्लीज नोट, ये पोर्शन तो वैसे ही है, एस्टर रिड्यूस हो जाएगा, क्या देगा? अल्कोहल, या दोनों जगह अल्कोहल अल्कोहल बन जाएगा, ये है P। CrO3H2SO4 ऑक्सीडाइज कर रहे हैं या गर्म कर रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ठीक है। 443 केल्विन कितना टेम्परेचर हुआ? 273 तो हुआ 0 डिग्री सेल्सियस, हाँ जी, तो 170 डिग्री सेल्सियस। 170 डिग्री सेल्सियस में अल्कोहल्स दे आर डिहाइड्रेटेड टू अल्कीन्स। 140 के आसपास फिर भी इथरिफिकेशन होता है, ये तो अल्कीन्स बनाने का षड्यंत्र प्रतीत होता है, ठीक है, देखते हैं। फिर तो S क्या है? S शुरू में तो ऐसा कुछ भी हो सकता था, अब बाद में रीअरेंजमेंट वगैरह कराएं तो और तमाशा सोच सकते हैं। ऑफ कोर्स H+ लगाइए, प्लस आएगा, यहाँ से हटाइए तो रीअरेंजमेंट भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर जो भी होगा, अगर आगे कुछ रिसर्च है तो देखेंगे, अदरवाइज S ये भी बन सकता है और इसके आइसोमर्स भी जिसमें अल्काडाइन हो वो भी बन सकते हैं, ठीक है। S के बारे में चर्चा है, S गिव्स बेयर्स टेस्ट, खाली इतनी बात हो रही है। अनसैचुरेशन का टेस्ट है, वो तो है ही, तो B सही है, हाँ B सही है। S की और कोई चर्चा नहीं है तो वी डोंट केयर। P की बात है, P इज ऑप्टिकली एक्टिव, ऐसा है क्या? देखें, ये तो कायरल था, हाँ जी, और यहाँ CH2CH2OH, CH2CH2OH, ये तो कायरल है, नहीं एक कायरल है, ये कायरल है, हाँ एक कायरल है। अब इस कार्बन से CH2CH2OH CH2CH2OH दोनों चीजें सेम आ गई, तो P ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, P A कायरल हो जाता है, ठीक है। CrO3H2SO4 क्या कर रहे हो? अल्कोहल्स को ऑक्सीडाइज कर रहे हो,
तो मेरे पास है PH CH2, तो यहाँ पर टिंग टैंग, मतलब एक, फिर एक दो, एक एक दो, और फिर OH लगा था, तो ये COOH बन गया, ये COOH बन गया, ये दोनों ऑक्सीडाइज हो गए, COH बन गए। सोडा लाइम से हीट किया तो ये कीटोन वाला साइक्लाइजेशन हो जाएगा, है ना, ये सॉल्ट बन जाएंगे और फिर ये इधर चला जाएगा ऐसे, है ना। तो आपको मिलेगा PH CH2 1 2 5 1 2 3, ये बन जाएगा, ये है R। ठीक है, तो Q गिव्स एफरवेसेंस, नहीं, Q की चर्चा कहाँ है, Q क्या है, Q आखिर Q, ये था Q। इट गिव्स एफरवेसेंस विद एक्वा सोडियम बाइकार्बोनेट, दत्त तरीके, कार्बोक्सिलिक एसिड है तो देगा ही सही, कौन सी बहुत बड़ी बात है, फालतू मेहनत करी। R इज अल्काइन, अल्काइन फल्काइन कुछ नहीं है, नॉनसेंस, ऐसा है। डायरेक्ट आपने याद किया था तो भी उससे बन जाएगा। जिनको बहुत शौक है मैकेनिज्म का, उनके आनंद के लिए जरूर बोला जा सकता है कि यहाँ पर ऑल जरूरत नहीं है इसकी, है ना। यहाँ पर जैसे आपके पास ये OH था, जैसे सोडा लाइम डालेंगे O-, फिर ये ओवर सिंप्लीफाइड वर्जन है, एक्यूरेट नहीं है, लेकिन ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर और ये इधर, ऐसे इस करके बनाते हैं ये लोग। चीप वर्जन नहीं है, वास्तव में तो ऑक्साइड अटैक करके थोड़ा सा अलग है, पर अगेन किताबों में लिखा होता है, तो मैं इतना ही बोल रहा हूँ आपको। किताब मतलब जो किताबें पॉपुलर हैं उनमें ऐसा लिखा होता है। BC आंसर है, BC सही आंसर है। अब टफनेस लेवल देख लेते हैं इसका कैसा था। अब मोर देन वन करेक्ट था, वो तो खैर ग्लैमरस है ही सही, कोई बड़े ट्विस्ट और टर्न थे ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत तो सोचना ही था ऑफ कोर्स। फिर मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स थे, हाँ थे तो सही, अलग अलग चैप्टर्स के थे, यस बिल्कुल। लेंथ कैसा था, मॉडरेट थी, ना बहुत छोटा ना बहुत लंबा, गलती तो खैर हो ही सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 2 4 2 6 2 8, 8 के 7.5 बोलना ज़्यादा ठीक है, इतना ही मानूंगा मैं टफनेस इंडेक्स का, ऐसा ही है। आइए अब देखते हैं न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है हमारे जिगर के टुकड़े सॉलिड स्टेट से, सॉलिड स्टेट जिसको NCERT ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है, ईश्वर जाने क्यों। द डेंसिटी ऑफ अ मेटल, ओके, तो क्या पूछी है, डेंसिटी पूछी है। Which forms a cubic close packed CCP lattice with edge length equal to 400 picometers, और डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक। एटॉमिक मास ऑफ मेटल है 105.6 MU, यानी कि एक एटम का वजन है 105.6 MU। AMU पर एटम या जो भी है ना, या दिस अपॉन एवोगैड्रोस नंबर, इतने ग्राम्स, ये किसका वजन है, ये वजन है एक एटम का, खुशी हुई जानकर। और इसमें क्यूबिक क्लोज पैक CCP में एक यूनिट सेल में अगर आप देखेंगे तो 4 पार्टिकल्स होते हैं, तो इनटू 4, ये क्या हो गए पार्टिकल्स जो एक क्यूब के अंदर हैं। तो एक क्यूब के अंदर इतने ग्राम्स हैं, हाँ जी, डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर क्यूब। अब ना 400 पिकोमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁻, कितना, +2 पिकोमीटर इज 10⁻12 मीटर, ठीक, या -4 इंटू 10⁻8, ऐसे कह दूं, ये हो गया कितना, 4 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा ये, एवोगैड्रोस नंबर को बोल दिया 6 रख लो यार, ठीक है, देखते हैं। तो आपके पास आ गया, ये है 105.6 इंटू 4 अपॉन एवोगैड्रोस नंबर 6 इंटू 10⁻23 है, और ये 10⁻24 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10⁻1। खुशी हुई जानकर। कितना आ गया बाबू, ये 1 4 16 बचा, 16 6 वैसे तो 96 आ जाएगा, तो दिस इज 105
0.6 अपॉन 96 इन 9.6 ऐसे 1056 अपॉन 96। वाह, जय हो आपकी। कैलकुलेट करिए, आनंद लूटिए इस कैलकुलेशन का, कितना आ जाएगा। रफली अगर देखें तो 100 है तो ये 10.56 आएगा। 10.56 से थोड़ा ज़्यादा 10.8 के आसपास कुछ, 10.7 10.8 थोड़ा सा ढंग से तभी से कर लेते हैं। जेई का सवाल है, कैलकुलेशन बचा है, बाकी तो हो ही गया काम। ठीक है, तो चलो कैलकुलेशन करते हैं कैसे। इसको 960 प्लस 1056 में से, अरे वाह, एक मिनट, दिस इज 11। ये तो बहुत ही मस्त हो गया का, ज़्यादा कैलकुलेशन का भी माथा फोड़ी नहीं रही। तो अपना था कि डेसिमल कुछ आएगा तो एकदम राउंड फिगर में बढ़िया गया, 11 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द आंसर। ये देखते हैं क्या है, न्यूमेरिकल आंसर क्वेश्चन है तो खैर 1 तो यहाँ पे दे देते हैं। बेसिक डायरेक्ट थ्योरी फॉर्मूला था, सीधे अंधी थ्योरी फॉर्मूला था, बस कैलकुलेशन करने की मेहनत थी, उसमें भी कट कुटाकर बहुत इज्जत से कैलकुलेशन हो गई तो सुखद था। सेम चैप्टर पे बेस था बिल्कुल, और डायरेक्ट अंधा फॉर्मूला था। लेंथ ऑफ स्टेटमेंट भी कोई बहुत लंबा नहीं था, और मिसलीडिंग ऑप्शंस बिल्कुल भी नहीं थे। जहां से बन लीजिए तो 3 on 10 अति लल्लू प्रश्न किसका, सॉलिड स्टेट का, बस थाली में परोस दिया गया था कि लड्डू है, खा लो बेटा, खा लीजिए। आइनिक पर नजरे इनायत फिर से हो गई है इस बार 2025 में जेईई एडवांस्ड की। कैसे, पसंदीदा चैप्टर है, बेहतरीन चैप्टर। ये देखिए, हल्का सा छींटा उसका यहाँ लगाया है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ बेरियम आयोडेट in an aqueous solution prepared by mixing barium nitrate with sodium iodate is so much. Okay, the value of x is, ठीक है, चल क्या रहा है, सबसे पहले देखिए हो क्या रहा है। कुछ लोगों को तो बेरियम आयोडेट ही समझ में नहीं आएगा है क्या। आयोडेट आयन होते हैं IO3 माइनस, बेरियम है बेरियम 2 प्लस, तो बेरियम आयोडेट होगा BaIO3 होल ट्वाइस। नए विद्यार्थियों के लिए बता रहा हूँ, जो एकदम जेईई देने जा रहे हैं उनको तो ऑफकोर्स पता होता है, लेकिन जो नया शुरू कर रहे हैं डिवाइस उसमें थोड़ा सा कष्ट हो सकता है। अगर बेसिक इनऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर गड़बड़ है, आयोडेट आयोडाइड वगैरह में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो एक सीरीज है यूट्यूब पर हमारी ओपन, RSM रिवाइज विद शिशिर मित्तल, उसको देखिए। वहाँ पर बहुत छोटे छोटे शॉर्ट्स के माध्यम से हमने बड़ी सुंदरता से जल्दी से करा दिया है कौन सा ये आयोडेट, परायोडेट, हाइपोआयोडाइड वगैरह नाम कैसे रखते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप चाहेंगे तो वहां से भी देख लीजिएगा। ठीक, चलिए। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ बेरियम आयोडेट इन एन एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग फलाना एंड ढिमकाना। नाउ BaNO3 होल ट्वाइस, इसमें 200 ml of 0.01 mole per liter which is 2 millimoles बेरियम नाइट्रेट है आपके पास, और 100 ml of 0.1 मोल पर लीटर आपके पास क्या है, सोडियम आयोडेट NaIO3 विच इज 10 मिलीमोल्स है आपके पास सोडियम आयोडेट के। गजब कर दिया आपने। क्या होगा अब आपस में आप देखिए ये रिएक्ट कर रहे हैं, जो ये बेरियम आयोडेट के KSP की चर्चा कर रहे हैं, इससे लगता है कि थोड़ा बहुत बेरियम आयोडेट प्रेसिपिटेट भी अवश्य होगा। तो मान लीजिए भैया BaIO3 होल ट्वाइस का PPT, और एक क्षण के लिए मान लीजिए कि कंप्लीट रिएक्शन हो गया। तो शुरू में 2 और 10 मिलीमोल थे, ये नहीं था, ये था इनिशियल। चेंज कितने का हुआ, -2, ये 2 टाइम्स है। इसके 2 मोल गए, 1 का 2, 2 का 4, तो इसके 4 मिलीमोल चले गए, और इसके 2 मिलीमोल बने। इसकी जरूरत नहीं, कूड़ा है। ठीक है, अगर ऐसा हो गया तो आप देखिए मेरे पास सॉल्यूशन में बेरियम नाइट्रेट एक तरह से चला गया, कुछ नहीं रहा। मान लिए 6 मिलीमोल IO3 माइनस के बच गए, और बेरियम आयोडेट प्रेसिपिटेट हो गया। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, ध्यान रखना। इक्विलिब्रियम इस बात पर निर्भर नहीं करता कि कैसे अटेन किया गया। तो अब सीन देखिए क्या है, मेरे पास
IO3 होल ट्वाइस प्रेसिपिटेट हो चुका है। हाँ जी, और वो ये कह रहे हैं कि अब जो सोल्यूशन बचा है उस बचे हुए सोल्यूशन में मत भूलिएगा दे रखा है IO3 माइनस कितना है, 6 मिलीमोल बच गए थे। और वॉल्यूम कितना था बाबू, शायद एक का 100 ml था और एक का 200 ml था, 200 और 100 ml, और 6 मिलीमोल बच गए थे। मिलीमोल है, मिली है यहाँ पे, ठीक है ना। तो पर 300 ml मिली मिली कट गए, कितना हो गया ये हो गया 0.02 मोलर IO3 माइनस मेरे पास है। इट इज समथिंग लाइक सेइंग कि फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ बेरियम आयोडेट इन अ 0.02 मोलर सॉल्यूशन ऑफ IO3 माइनस, ये कहा जा रहा है। तो ये कैसे करेंगे देखते हैं। BaIO3 होल ट्वाइस अगर खुलता और बनाता बेरियम प्लस 2 टाइम्स IO3 माइनस। इनिशियली क्या था, ये तो सॉलिड है, कोई मतलब नहीं है, बेरियम माइनस नहीं थे, IO3 माइनस 0.02 मोलर थे। और मान लीजिए सॉल्युबिलिटी है S मोल्स पर लीटर, तो ये आया S, तो ये आया 0.02 प्लस 2S, अगर अप्रोक्सीमेट करें तो 0.02 मोलर आ जाएगा। ये मानते हुए कि S बहुत कम होगा, सूक्ष्म है। तो KSP इज बेरियम इंटू IO3 माइनस का स्क्वायर, और KSP दे रखा है 1.58 इंटू 10⁻⁹। बेरियम कितने हैं S, IO3 माइनस अगर 0.02 है तो बस उसका स्क्वायर कर दीजिए। अच्छा ठीक है, तो कितना हो जाएगा, तो सॉल्युबिलिटी S आ जाएगी 1.58 अपॉन इंटू 10⁻⁹, इतना। अच्छा ये कितना है, डिवाइड करो, अभी करते हैं बाबू, कितना हो जाएगा ये, 4 3 12, 4 4 16, ठीक है, तो 38, 4 9 36, 3.95 इंटू 10⁻⁶। और देखिए अब क्या 3.95 या लगभग 4 इंटू 10⁻⁶ नेग्लेजिबल है एज कंपेयर टू 0.02। यस, 10⁻² के सामने 10⁻⁶ नेग्लेजिबल है, हमने s को नेग्लेक्ट करके बड़ा अच्छा किया। अरे ये तो उसकी वैल्यू आ गई, क्या आया, द सॉल्युबिलिटी ऑफ टैंग 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 इज सो मच। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ बेरियम आयोडेट ये पूछी थी, तो बेरियम आयोडेट की सॉल्युबिलिटी आ गई, कितनी आई बाबू, 3.95 आ गई वैल्यू किसकी, x की। जय हो। टफनेस इंडेक्स भी देख लेते हैं कैसा था, न्यूमेरिकल आंसर था, हाँ था, थ्योरी थी, सीधी सादी थ्योरी थी, कोई ट्विस्ट करके कुछ नहीं था ऐसा, ठीक है। अब किसी को आईने की ट्विस्ट लगे तो अलग बात है, अदरवाइज है ना। बेस्ड ऑन मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स इन द सेम चैप्टर, ना रे, सीधा कॉन्सेप्ट था, कौन सा कॉमन आयन इफेक्ट और वो वाला, है ना। पर हाँ बच्चों को उससे डर लगता है इसलिए रेटिंग बंद कर देता हूँ, अदरवाइज 0 भी कर सकता था। मतलब विद इन आयनिक इट इज एन इजी क्वेश्चन, बट इफ यू फाइंड आयनिक एज अ होल पेनफुल तो इसलिए थोड़ा सा ऐसा कर दिया। लेंथ ऑफ स्टेटमेंट मॉडरेट थी, न अच्छी न बुरी, और मतलब चलो 2 कर लो कहीं, है ना। एक 6 on 10 एक मॉडरेट लेवल टफनेस कहूंगा, और अगर थोड़ा बहुत आयनिक ढंग से कोई पढ़ रहा हो तो शायद 5 ही कहूंगा मैं, 6 नहीं कहूंगा इसकी रेटिंग। बट फिर भी चलिए, जो परसेप्शन है लोगों को उसके हिसाब से इतनी टफनेस तो बनती है। नाउ देयर कम्स अ क्वेश्चन फ्रॉम सरफेस केमिस्ट्री, दिस इज मोल कम सरफेस। देखते हैं क्या है, एड्सॉर्प्शन ऑफ फिनॉल फ्रॉम इट्स एक्वस सॉल्यूशन ऑनटू फ्लाई ऐश। गजब, ओबेस फ्रेंडली का आइसोथर्म, ठीक है। ये सब स्टाइल मारने के लिए दिया है, बहुत ज्यादा इसको देखकर आंदोलित मत होइए, आगे पढ़िए। एट अ गिवन टेम्परेचर फ्रॉम 10 मिलीग्राम्स पर ग्राम एंड 16 मिलीग्राम्स पर ग्राम, 10 milligrams per gram and 16 milligrams per gram aqueous solutions of phenol। ये मिलीग्राम पर ग्राम क्या है, इतने मिलीग्राम फिनॉल होगी पर ग्राम ऑफ एक्वस है तो वाटर, तो 1 ग्राम पानी में 10 मिलीग्राम फिनॉल, 1 ग्राम पानी में 16 मिलीग्राम फिनॉल, इस किस्म का सोल्यूशन है
ऐसा लगता है। तो पहली चीज तो समझ तो है, बोल के रखा है द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एड्सॉर्ब फिनॉल आर मेजर्ड टू बी 4 and 10 milligrams per gram रिस्पेक्टिवली। ठीक है। तो एक्वा सॉल्यूशन था, अपरेंटली हमने इसमें फ्लाई ऐश डाली। फ्लाई ऐश क्या होती है? इट डजंट रियली मैटर। भट्टियों से जो राख निकल रही होती है, उड़ रही होती है, उसको इकट्ठा कर लेते हैं, उसे फ्लाई ऐश कहलाते हैं। आजकल फ्लाई ऐश की ईंटें वींटें बनाने का बड़ा रिवाज है, पर आपको कुछ नहीं भी पता फ्लाई ऐश क्या है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ है जिसके ऊपर ये मनहूस जाकर एड्सॉर्ब हो रही है, इतना ही सोचिए। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एड्सॉर्ब फिनॉल, ठीक है। तो अब ये कह रहे हैं कि जब इसमें फ्लाई ऐश वगैरह से एक्सपोज किया गया तो ये घट के हो गया 4 मिलीग्राम्स पर ग्राम और ये हो गया 10 मिलीग्राम्स पर ग्राम। अच्छा, at this temperature the concentration of adsorbed phenol from 20 milligrams per gram will be, अगर 20 मिलीग्राम्स पर ग्राम वाला होता सॉल्यूशन तो ये कितना हो जाता, ऐसा पूछा है। और log of 2 दे रखा है 0.3 which is hardly a discovery, इतना तो अंदाजा होता ही है। फेराडिक आइसोथर्म क्या है? इट इज x/m is equal to k p raised to 1/n। अगर गैसें हैं तो प्रेशर होता है, और अगर सॉल्यूशंस हैं तो ये कॉन्सेंट्रेशन हो सकता है, नॉट अ बिग डील। ठीक है। तो x/m ये क्या रिप्रेजेंट करता है? कितना एड्सॉर्ब हो गया, एड्सॉर्बेट डिवाइडेड बाय मास ऑफ एड्सॉर्बेंट। ठीक है, जिस k p to the power 1/n। हाँ जी। अब यहां पर एक चीज तो मान लेते हैं कि फ्लाई ऐश तो सब केसेस में बराबर बराबर डाली गई है। ठीक है, तो आपके पास इसमें जो अननोन्स हैं वो दो हैं, k और n। अच्छी बात है। तो क्या करेंगे, आइए इन्हीं की सेटिंग करते हैं, इन्हीं का हिसाब किताब लगाने की कोशिश करते हैं। log ऑफ x/m इज log k प्लस 1/n log p, या log ऑफ कंसेंट्रेशन, या p की बजाय कंसेंट्रेशन c कर लेंगे तब भी कोई पाप ना लगेगा, अच्छा लगेगा। log c। हमारे पास 3 केस हैं, तो यहां मास m जो फ्लाई ऐश का मास होगा, जो एड्सॉर्बेंट का मास होगा, वो सेम, क्योंकि अगर वो सेम नहीं है तो कोई कैलकुलेशन का हिसाब ही नहीं बैठेगा, हम मान सकते हैं। तो x/m में m सेम आ गया, k और n सबके सेम है। हाँ जी, फर्क क्या है? फर्क तो बाबू यही है कि शुरू में इतना था और क्या बोला है अंत में, द कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ एड्सॉर्ब फिनॉल। अच्छा, ये भी सही है, जो एड्सॉर्ब्ड हो गया वो है इतना, तो x/m दे रखा है एक तरीके से आपको, तो log ऑफ 4 और log ऑफ 10 इज log k प्लस 1/n log ऑफ c। कंसेंट्रेशन यहां 10 था और यहां 16, log 10 log 16। बहुत ही सुखद है, आप इसे सॉल्व करना चाहें सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, log k कट गया, log 10 इज 1 माइनस log 4, log 4 इज 2 टाइम्स log 2 is 0.3, तो 2 टाइम्स log 2 टाइम्स 0.3 इज 0.6, तो 1 माइनस 0.6 क्या किया, इक्वेशन टू इक्वेशन 1, तो 2 माइनस 1 है, ये कट गया 1/n log of 16 minus log 10, log 16 is log of 2 raised to 4, 2 raised to 4 is 4 times log 2, 4 times 0.3, 3 4s are 12, so this is 1.2 minus 1 which is 0.2 upon n, therefore n is 0.2 upon 0.4 which is 0.5, n की वैल्यू आ गई बाबू हाफ। चलो करो माफ, आगे बढ़ते हैं। तीसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या पूछा है,
log of x by m, तो आ जाएगा, यहाँ जगह निकालते हैं, थोड़ा सा यहीं कर लेते हैं, काम खत्म हो जाएगा। log of x by m, जहाँ पे x by m एक तरह से पूछा है, यही चीज पूछी है। दिस इज इक्वल टू log k प्लस 1 by n log of इस बार 20 आ गया है, ठीक है। ये हो इक्वेशन 3। हाय हाय क्या करें, हाय हाय ना करें, सॉल्व करिए। इस बार 3 - 2 करके देखिए। थोड़ा सा क्लीन करूंगा यहाँ पे ताकि यहाँ लिख सकूं। अगर 3 - 2 करेंगे यहाँ पे, 3 - 2 तो क्या हो जाएगा? 3 क्या था? 3 था ये log of x by m is log k plus 1 by n, तो log of x by m जहाँ log of x by m निकालना है, माइनस log 10 is 1 is equal to log के कट गया, 1 upon n, हाँ जी 1 upon 0.5 log of 20 minus log 16, log 20 which is 2 times 20 is 1.3 minus this is 1.2 निकाला ही था। How much is this? 0.1, तो this is 0.2। अच्छा ऐसा है, हाँ जी इस तरह से आ जाएगा। तो log of x by m is 1.2 and 1.2 is nothing but log of 16। 1.2 is nothing but log 16, so x by m आ गया, सॉल्व कीजिए, यहाँ पे आ जाएगा x by m is equal to 16। जो पूछा था यहाँ पे 16 मिलीग्राम्स पर ग्राम आ जाएगा। क्या चीज? एड्सॉर्ब्ड फिनॉल जो था दैट विल बी 16 मिलीग्राम्स पर ग्राम, 16 आ जाएगा। एक बार टफनेस इंडेक्स देख ले, न्यूमेरिकल आंसर था, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला था तो डायरेक्ट फॉर्मूला कोई ट्विस्ट नहीं थी, लेकिन हाँ कुछ काम तो करवाया, मेहनत तो करनी पड़ी। ऑफ कोर्स मल्टीपल चैप्टर, ये सेम चैप्टर था, पर चूंकि थोड़ा बहुत काम करना पड़ा। सरफेस केमिस्ट्री के हिसाब से क्वेश्चन बुरा नहीं था, ठीक था। जिस तरह के और सस्ते क्वेश्चन सरफेस में पूछते हैं उनसे तो अच्छा ही था। And this question comes seemingly from chemical kinetics. Let's take a look. Consider a reaction A plus R giving you products, ठीक है। The rate of this reaction is K into A into R, ठीक है। तो सेकेंड ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर हीट विच रिस्पेक्ट टू A and R. At the start of reaction, देखते हैं A plus R giving you products. Initially, at the start of reaction, the concentration of R is 10 times concentration of A. एक तो है A0, एक है R0, और दे रखा है R0 is 10 times A0। ये बड़ा गजब कर दिया, ठीक है। The reaction can be considered as a pseudo first order reaction, गजब, with assumption that Kr is equal to K dash. तो reaction for all practical purposes is first order with respect to A, ऐसा लगता है। Due to this assumption, the relative error in the rate when this reaction is 40% complete is शानदार, दिल लूट लिया। यहाँ पे क्या बोला है? Can be considered to be pseudo first order, ठीक है। फिर बोला है relative error in rate when this reaction is 40% complete is, तो वो अगर उसे pseudo first order मान के सॉल्व करें तो कुछ आएगा, हकीकत में कुछ अलग आएगा। इसके कारण एरर कितनी आएगी? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, आइए देखते हैं कैसे किया जाएगा। अब इसमें आप देखिए कि एक तरफ तो कहा गया है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है और उसका डेटा भी दिया गया है कि A0 R0 था, ठीक है। और अगर ऐसा था और जिसमें आगे अपने को पता है कि ये A0 और 10 A0 है, फिर बोला है 40% कंप्लीट हो रहा है। 40% कंप्लीट हो रहा है तो चेंज कितने का आएगा? 0.4 A0। तो वास्तव में जब 40% कंप्लीट हो जाएगा तो A और R के कॉन्सेंट्रेशन हो जाएंगे 0.6 A0 और 9.6 A0। 0.6 और
9.6 ए नॉट हो जाएंगे इनके कॉन्सेंट्रेशंस। ठीक है, तब रेट कितना हो जाएगा? तब मैं कहूंगा कि जो रेट है, रेट एक्यूरेट, this will be K into concentration of A 0.6 A naught into concentration of R 9.6 A naught, इतना हो जाएगा K into A into R, तो which is K 0.6 K A naught square into into 9.6, ऐसा आ जाएगा। अब इसी में एक अप्रोक्सीमेशन भी दे रखा है कि अगर मुझे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर मान लें, अगर स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर मान लेंगे तो रेट जो अप्रोक्सीमेट आएगा वो कितना आएगा? के डैश इंटू ए, और जब 40% रिएक्शन हो गया है तो के डैश इंटू 0.6 ए नॉट, इतना बचेगा, जहां के डैश क्या है? के इंटू आर, और अब हम यहां आर को कांस्टेंट मान लेंगे, कितना? R naught, which is 10 A naught, which is K into R naught into 0.6 A naught। तो उसको ढंग से लिखूं एक बार तो आ जाएगा R approx is K into R naught is 10 A naught into 0.6 A naught, which is 0.6 K A naught square into 10। और हमने निकाला था R accurate is 0.6 K A naught square into 9.6। Percentage error is R, मतलब of course difference R accurate minus R approximate upon R accurate into 100। हाँ जी, तो ये कितनी आ जाएगी? R accurate is 0.6 K A naught square, तो कैंसिल ही हो जाएगा। 9.6 minus 10 upon 10 into 100, which is नहीं सॉरी 9.6 अपॉन 9.6, ऐसा आ जाएगा। कितना है ये बाबू? 0.4 by 9.6 into 100, which is 100 upon 24, which is 96 plus 4 upon 24, which is 4 plus 1 upon 6, 1 by 6 is 1.67, तो 4.167%, ऐसा आ जाएगा आंसर। ये ऑफ कोर्स इसमें माइनस भी आएगा, तो परसेंटेज एरर है -4.167%। माइनस में एरर होने का मतलब क्या हुआ? फिजिकली कैसे इंटरप्रेट करेंगे कि जो एक्यूरेट है वो अप्रोक्सीमेट से कम है, या दूसरे शब्दों में कहें तो हम कह सकते हैं कि अप्रोक्सीमेशन करके हमने ज्यादा आंसर निकाल लिया है और जो एक्यूरेट था वो अप्रोक्सीमेट वाले से कम आएगा। अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है काइनेटिक्स का। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो टिपिकल टाइप कास्ट क्वेश्चंस हैं उनमें से नहीं था, कॉन्सेप्चुअली हो जाता, लेकिन हाँ एक बार फ्रेश सोचना पड़ता, रटे रटाए फॉर्मेट में नहीं था। खूबसूरती है ये जेई की, घट रही है खूबसूरती, अब इतनी खूबसूरती बची नहीं है क्योंकि कई सारा माल सस्ता ही रहता है, लेकिन फिर भी सस्ता मतलब रूटीन रहता है, क्वेश्चन अच्छे होते हैं पर वो वही उसी पैटर्न पे जैसे पूछ लेते हैं। यहाँ मेहनत करी है जेई ने, अच्छा किया है। कैसा था भाई? न्यूमेरिकल था, ट्विस्ट तो थी, एक ही चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स थे वैसे तो, लेकिन काम करवाया और गलती भी हो सकती थी, तो 8 out of 10 हम जरूर कहेंगे। एक बेहतरीन क्वेश्चन पूछा काइनेटिक्स से। At 300 Kelvin, an ideal dilute solution of a macromolecule, macromolecule कोई solute है, ज्यादा टेंशन मत लो, exerts osmotic pressure that is expressed in terms of height of solution. Osmotic pressure pi is h rho g हम जानते हैं, जिसको फॉर्मूले से CRT भी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ वैल्यूज दे रखी हैं, हाइट कितनी है? हाइट है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर
इतना, ठीक है। H रो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 1000 kg पर मीटर क्यूब, और G कितना है जी, 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, खुशी भी जानकर। तो H रो G, लो जी ये आ गया। दिस इज इक्वल टू CRT, कंसंट्रेशन C, ठीक है, R है 8.3 जूल्स पर मोल केल्विन, इनटू टेम्परेचर है 300 केल्विन। पूछा क्या है, if the concentration is so much 2 grams per centimeter cube या liter, molar mass of macromolecule would be so much, वो m निकालना होगा, ठीक है। तो concentration is 2 grams per liter, तो 2 upon m, 2 grams है upon m, इतने मोल्स हैं पर लिटर। 1 लीटर इज डेसीमीटर क्यूब, देखेंगे तो गंदी यूनिट यहाँ पे सेट नहीं होगी, तो देखते हैं 1 लीटर इज हाउ मच, 10⁻³ मीटर क्यूब अगर जरूरत पड़ती है तो ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। क्या क्या होगा भैया, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इज जूल्स, तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर जूल्स, मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कट गया, ठीक है। क्या बच गया, यूनिट्स भी बढ़िया साफ सुथरी बच गई हैं, कितनी, ग्राम्स पर मोल उचित है। तो m कितना आ जाएगा, कैलकुलेट करते हैं, m आ जाएगा वहां क्या है 2 इंटू 8.3 इंटू 300 अपॉन 10⁻3, 3 इंटू 10⁵ आ जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय, और यूनिट्स आ रही हैं ग्राम्स पर मोल ऑफ कोर्स। ये आ गया फिर से 2 इंटू 10⁻², लो कर लो बात, तो ये 3 3 से 9, 24.9 इंटू 10⁻3 विच इज 2.49 इंटू 10⁻4 ग्राम्स पर मोल। ये आ गई बाबू वैल्यू किसकी, मोलर मास की, वो x इंटू 10⁻4, और यह है 2.49, तो x की वैल्यू आ गई 2.49। जय हो, दैट्स इट, सिंपल एंड स्वीट। पर हाँ थोड़ा कैलकुलेशन तो है ही। न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन, टफनेस इंडेक्स, न्यूमेरिकल आंसर ठीक है जैसा होता है। डायरेक्ट थ्योरी थी, अंधी थ्योरी थी, बहुत ही सस्ती वाली, पर फिर भी कुछ तो पढ़ के आना ही था, तो 1 ले दीजिए, है ना। सेम चैप्टर, बिल्कुल सेम चैप्टर, इनफैक्ट ब्रेनलेस ऑस्मोटिक प्रेशर का ही था, और रूटीन क्वेश्चन था। लेंथ मॉडरेट कही जाएगी, मिसलीडिंग ऑप्शंस थी तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ी मेहनत तो करनी थी। 4 आउट ऑफ 10, वो भी यूनिट्स का घपला होने के कारण। अति लल्लू प्रश्न किसका, ऑस्मोटिक प्रेशर का सॉल्यूशन से। आइए बारी है किसकी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। देखिए खूबसूरत क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज फ्यूल्ड बाय द कंबशन ऑफ द वेरी ब्यूटीफुल ब्यूटेन एट 1 bar and 298 केल्विन, ठीक है। फ्यूल सेल्स में क्या करते हैं, फ्यूल जला जलाकर बिजली पैदा करते हैं, ठीक है। इट्स सेल पोटेंशियल इज x अपॉन f इंटू 10⁻³ वोल्ट्स, ठीक है। फिर f इज फैराडे कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ x इज डेल्टा G की बात हो रही है। अब ब्यूटेन को जला डालते हैं, C4H10 प्लस O2 दे रहा है 4CO2 प्लस 5H2। ऑक्सीजन होगी जितनी है, वी आर नॉट रियली बॉदर्ड, क्यों, इसमें डेल्टा G0 कंबशन इज इक्वल टू 4 टाइम्स डेल्टा GF0 ऑफ CO2 which is 4 into minus 394 plus 5 times delta GF0 of water which is minus 237. This into this minus जगह नहीं है यहाँ पे, यहाँ लिख लेता हूँ, minus delta GF0 of butane. Butane is how much? It is minus 18 kilojoules per mole. Oxygen, elements in the standard state, delta GF0 of all elements in their standard state is arbitrarily assumed to be 0.
तो पहला काम, तो पहला तड़का तो थर्मो का है कि बाबू इसमें डेल्टा जी ऑफ कंबस्शन निकाल लो। जैसी भी है घिनौनी शिनौनी कैलकुलेशन कर लो, ये करके तुम्हें एक वैल्यू मिल जाएगी कि डेल्टा जी कंबस्शन कितना है, वी विल गेट अ वैल्यू। अंत में करेंगे कैलकुलेशन शांति से, पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लें। और हमको पता है कि डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट, ठीक। और ई नॉट पूछा है, एफ तो एज इट इज आ जाएगा, एन निकालना है। एन कहां से लाऊंगा? तुम देखो हो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन कितना है, हाइड्रोजन +1 की +1 में है। कार्बन, 4 कार्बन टोटल मिलाकर किसमें, -10 में थे। 4 कार्बन -10 में थे, तो एक कार्बन कितना, -2.5 में था, ठीक। तो कार्बन -2.5, कार्बन -2.5 के एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट में है। जो कार्बन है, तो जो कार्बन है वो -2.5 के एवरेज से जा रहा है +4 में। तो एक कार्बन में चेंज है कितने का, 6.5 का। अच्छा, तो 4 कार्बन में चेंज कितना होगा, 26 का, 26 का। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 26। अरे क्या गजब है, हाँ, -10 से +16 में जा रहा है, 4 कार्बन। यहाँ पे 4 कार्बन -10 में थे, यहाँ 4 कार्बन +16 में थे, 26 का परिवर्तन है। तो डेल्टा जी नॉट इज -26 इंटू एफ इंटू ई नॉट, सॉरी ई नॉट। अब ये डेल्टा जी नॉट निकालना बड़ा जरूरी हो गया, तो निकालते हैं। 4 इंटू -394 को अगर मैं 400 मान लेता तो -1600 हो जाता, +4 6 24, ठीक है। 237 को अगर मैं 250 मान लेता तो 250 इंटू 5, ये कितना होता, 2500 का आधा 1250। मैंने घपला किया था कितने का, 13 का, 13 5 65, ठीक है। और ये यहाँ -18 यानी +18 हो गया। जोड़िए क्या आता है, तो ये हो गया -0.58 -2850, और ये कितना हो गया, 8 5 12 और दूसरी 8 4 12 5 17, 6 4 10 107 प्लस 107, जय हो। सब्ट्रैक्ट कीजिए, 10 पे 7 गए, 3 4 2743, ठीक है। तो दिस इज -2743, रक्षा कर प्रभु त्राहिमाम। और ये कितना है, ये है किलो जूल्स पर मोल में, ठीक है। तो ये है 26 पर मोल, क्यों, पर मोल ऑफ ब्यूटेन ऐसे आ रहा है, ठीक है। किलो जूल्स, ठीक। अब आप इसमें देखें तो देयरफॉर ई नॉट इज इक्वल टू 2743 अपॉन 26 इंटू 10⁻³ इतने अपॉन एफ, इतने वोल्ट्स आ जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं किया मैंने, इनको इधर ले लिया, ई नॉट की यूनिट्स लिख दी वोल्ट्स में, बाकी सब तो साढ़े किलो जूल को जूल कर दिया क्योंकि उसी की जरूरत थी। डिवाइड कीजिए, 2600 प्लस 143। तो कैलकुलेशन भी करके दिखा देता हूँ ताकि भाई एग्जाम में क्या कुल खिलाने पड़ेंगे। देखो ये हो गया 100 प्लस 26 का आधा 13, तो 130, 130 अपॉन 26 प्लस 13। अरे वाह, ये तो काफी इज्जत से कट रहा है। 130 प्लस 13, तो 130 अपॉन 26 इज 5, 100 प्लस 5 और 13 अपॉन 26 इज 0.5, तो 105.5। सुंदर कैलकुलेशन है, कटकुटा भी जाती है इज्जत से। 105.5, तो जो वैल्यू ऑफ x कितनी है वो है 105.5, 105.5। देयर वी आर। फटाफट एक बार टफनेस इंडेक्स निकाल ले इसका। आइए देखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है। अच्छे
कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जा सकते थे फिजिकल से, पर जेई ने ऐसा मन बनाया नहीं है, सस्ता ही रखा है पेपर फिजिकल के रिस्पेक्ट में। इनॉग्रेट में हाँ वेटेज दी है, अच्छा ये किया है। क्वेश्चंस अगर आप पढ़ कर आए हैं तो वो टफ बिल्कुल भी नहीं थे, लेकिन नहीं पढ़ा है तो भगवान ही मालिक हैं आपके। तो आइए पहले इसको देख लें। क्या था ये? न्यूमेरिकल आंसर है, डायरेक्ट थ्योरी थी नहीं, थोड़ी सी तो ट्विस्ट थी। ठीक है, मेहनत तो कराई है, मल्टीपल चैप्टर्स भी लगाए हैं, कैलकुलेशन भी कराए तो हैं यार, खूब डेल्टे वेल्टे निकलवाए हैं। मे नॉट बी वेरी लॉन्ग बट एटलीस्ट इट इज लॉन्ग। मिसलीडिंग तो हमेशा ही हो सकते हैं न्यूमेरिकल में, कुछ ऐसे मिसलीडिंग ऑप्शंस तो नहीं थे, लेकिन ऐसे कर लीजिए 7 on 10, या अगर बहुत अच्छा ऑनेस्ट हो जाओ तो 6.5 कर लेंगे। क्यों? क्वेश्चन तो आसानी था, इलेक्ट्रो में बहुत खूबसूरत क्वेश्चन बन सकते हैं, दिमाग लगवाया जा सकता है, न दिमाग लगवाया और न ही ज़्यादा खून पिया, इसलिए 6.5। ये क्वेश्चन है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। अभी हमारे अगले बैच में कोऑर्डिनेशन चल भी रहा था, तो जेई हुआ, रात में मेरे पास व्हाट्सएप ग्रुप पे सारे बच्चों के मैसेज आ गए, सर जेई हो गया, और ये भी हमने किया था क्वेश्चन 4 दिन पहले, और देखिए जेई में भी आ गए। खैर हमने तो बहुत सारे इलस्ट्रेशंस लिए थे, उनमें से कुछ एक है ये, देखिए क्या है। द सम ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ फलाना एंड ढिमकाना इज, दिस कंटेन्स, दोनों में मैंगनीज +3 में है। मैंगनीज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? आर्गन 3d5 4s2। तो मैंगनीज +3 कैसा हो जाएगा? वो हो जाएगा आर्गन 3d4 4s0। गजब, 3d4, यस। अब 3d4 का हिसाब देखिए क्या है ये। मैंगनीज का मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिख के दिखा रहा हूं आपको। मान लीजिए आपने बनाया MnBr6, तो वीक फील्ड लिगेंड्स हैं कौन? Br-, क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड्स हैं, इतना दम नहीं है उनमें कि वो धक्का दे के पेयरिंग करा दे कि तुम पेयर हो जाओ, ना ना, तो बाहर बैठना पड़ेगा। sp2 d2 हाइब्रिडाइजेशन, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा? μ1 will be √n+2 which is √4 into 6 which is √24। जय हो। बोर मैग्नेटॉन्स में साइनो कॉम्प्लेक्स बनाया, अब क्या होगा? साइनो कॉम्प्लेक्स में 1 2, अगर इसको पेयर करा दीजिए तो आप मजे से d2sp3 करा सकते हैं। इसको क्यों नहीं कराया? d3sp2 करके कोई हाइब्रिडेशन होता नहीं, इतना ही चाहिए था, जितना है, जितनी जरूरत है उतना ही खाया जाएगा, उतना खा लिया, आगे बस आपके पास। ठीक है, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो μ2 कितना हो जाएगा? √2 into 4 which is √8। तो महा वैल्यू कितनी आ जाएगी? ओवरऑल सम ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट्स विल बी μ1 plus μ2 which is √24 plus √8, 4.9, a little less than 5, है ना, and 8 would be around √8, तो याद ही है वैसे, this is कितना, around 2.828, 2.83 पकड़ लीजिए, that makes it 7.73, so the value would be around 7.73। This is the answer। टफनेस इंडेक्स देख लीजिए कैसा है इसका। वेल, न्यूमेरिकल आंसर टाइप था, ट्विस्ट थी, D4 कॉम्प्लेक्सेस अपने आप में ट्विस्ट हैं। D4 कॉम्प्लेक्सेस बच्चों को बहुत सुखद नहीं लगते, और स्पेशली साइनो में आधी पेयरिंग वाला कॉन्सेप्ट हमेशा उनको दर्दनाक ही लगता है, जिसमें गड़बड़ी होती है। तो इसमें मतलब ये अच्छा ही क्वेश्चन मानूंगा मैं, कैलकुलेशन मुश्किल नहीं थी, इस पर बेस था, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो ट्विस्ट थी, हाँ, सिंपल एक ही कॉन्सेप्ट पे बेस था, तो ऐसा तो नहीं कहूँगा, लेकिन लेंथ भी बहुत नहीं थी, लेकिन हाँ गड़बड़ी आराम से इसमें हो सकती थी। तो 2 2 4 5 6 7, 7.5 फिर भी कहूँगा, 7.5 आउट ऑफ 10।
आधा एक्स्ट्रा दे दिया तुमने। हाँ, क्यों? भले ये तो गाइडलाइन फॉर्मूला है, बट एवरेज से अच्छा ही क्वेश्चन मानूंगा मैं इसे, किसका? कोऑर्डिनेशन का, क्योंकि इसमें बहुत प्यार से गलती हो सकती थी, बहुत मजे से ट्रैप में बच्चे फंस सकते थे। एंड फाइनली वी हैव अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन फ्रॉम apparently biomolecules, but truly speaking it's largely a question of mole concept hybridized with biomolecules. What is it? आइए देखते हैं। A linear octasaccharide, अब देखते ही ग्लैमर आ जाता है। ऑक्टासैकराइड, ऑक्टासैकराइड मतलब इसमें 8 मोनोसैकराइड मॉलिक्यूल्स को जोड़ा गया है। और ये ग्लाइकोसिलिक लिंकेज होती कैसे है? इसमें दो जब मोनोसैकराइड्स जुड़ते हैं बीच में, तो H और OH, एक H2O निकल जाता है और वो इथरल बॉन्ड से जुड़ जाते हैं। तो उसी तरह से आपको यहां देखना है। तो मोलर मास है 1024। ऑन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूसेस 3 टाइप्स ऑफ मोनोसैकराइड्स, राइबोज, डीऑक्सीराइबोज एंड ग्लूकोज। गजब हो गया। तो मेरे पास है ऑक्टासैकराइड, खुशी है। और जब ऑक्टासैकराइड की कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करेंगे तो 8 मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करेगा, वो किसके? मोनोसैकराइड्स के। तो ऑक्टासैकराइड दे रहा है हाइड्रोलिसिस के बाद राइबोज, जिसको हम आर कहेंगे, और 2 डीऑक्सी राइबोज और ग्लूकोज। कितने मॉलिक्यूल्स देगा? एक ऑक्टासैकराइड दे देगा R प्लस D प्लस G मोल्स। R है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ राइबोज, D है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डीऑक्सीराइबोज, और G है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज। और मुझे पता है कि R प्लस D प्लस G कितना है? ये 8 है। तो ग्लूकोज इज एक्चुअली 8 माइनस R माइनस D। दे रखा है कि ऑक्टासैकराइड है तो 8 ही प्रोड्यूस करेगा। ठीक बात है। एक तो ये है, 3 वेरिएबल्स हैं, 3 इक्वेशन चाहिए मुझे। और कोई सूचना है? हाँ जी। मोलर मास 1024 दे रखा है और ये ऑक्टासैकराइड का है। अच्छा, अगर 2 मोनोसैकराइड्स जुड़ते हैं तो एक पानी एलिमिनेट होता है। अगर 3 मोनोसैकराइड्स जुड़ते हैं तो 2 बीच वाले आते हैं ना, 2 पानी एलिमिनेट होता है। अगर n मोनोसैकराइड्स जुड़ते हैं तो n-1 पानी एलिमिनेट होता है पॉलीसैकराइड बनाने के लिए। तो यहां पर क्या होगा? यहां पर ऑक्टासैकराइड है तो 7 पानी निकल गया होगा और तब ये मोलर मास आया 1024। ठीक है, तो इसका मतलब अगर इन सबका जोड़ लिया जाए वजन, ऑक्टासैकराइड प्लस 7H2O ये जोड़ लिया जाए तो इनका वजन आ जाएगा। और मान लो मैंने 1 मोल ऑक्टासैकराइड से शुरू किया, तो अब इनका कितना मास मुझे मिलेगा? एक तो खुद 1024 ग्राम मिलेंगे 1 मोल के, और साथ साथ पानी और हैं, तो प्लस 7 इंटू 18, 18 7 से कितना? 126 तो हो गया 1150 ग्राम। तो ये तीनों आइटम जोड़ के इनका वजन है 1150 ग्राम। जोड़ते हैं, R मोल्स है राइबोज के, और राइबोज का मोलर मास सीधे दे रखा है। ये ज्यादा खतरनाक बायोमॉलिक्यूल होता यदि आपको मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से मोलर मास याद करके ये निकालने होते, यहाँ डायरेक्ट दे रखा है। तो अगर आप भूल भी जाएं कि राइबोज डीऑक्सीराइबोज क्या है तब भी कर सकते हैं। 150 R ये वजन है राइबोज का। 134 D ये वजन है डीऑक्सीराइबोज का। और कितना है? 180 G ग्रेविटी नहीं, ग्लूकोज का मास है, या नंबर ऑफ मोल्स है। एंड G इज एक्चुअली, यहां से देखो ये है 8 माइनस R माइनस D, ऐसी है। चाहे तो इसे सॉल्व कर लो। ये क्या आ गया? ये है वो मास जो हाइड्रोलिसिस के प्रोडक्ट्स का टोटल जितने भी मोल राइबोज डीऑक्सीराइबोज और ग्लूकोज के हैं उनका वजन इतना आएगा। और ये बराबर है वो किसके? 1150 ग्राम के। तो यहाँ 1150 तो लिखा ही नहीं, लिख देते हैं 1150 ग्राम।
गंदा है, सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा 1440, 150 माइनस 180 माइनस 30R माइनस 46D 1150। करो करो, सॉल्व करो, सॉल्व करो, कितना आ जाएगा बाबू? ये सॉल्व करके आ जाएगा 11, इधर लो 290 आ रहा है क्या? हाँ 290, 290 इज इक्वल टू 30R प्लस 46D। ये आएगा इक्वेशन नंबर 2। कोई डेटा हमने यूज किया अब तक? हाँ, ये जो नहीं यूज किया वो है द अमाउंट ऑफ 2-deoxyribose formed is 58.26% of total amount of monosaccharide produced in the hydrolyzed product. Now monosaccharides 1150 ग्राम आए हैं, तो 1150 ग्राम मोनोसैकेराइड्स प्रोड्यूस्ड इन हाइड्रोलिसिस हैं, इनका 58.26%, इनका 58.26% डिवाइड बाय 100। वाह, ये क्या है? ये है मास ऑफ, क्या बोला था? डीऑक्सीराइबोस। लेकिन डीऑक्सीराइबोस का मास कितना था? उसके नंबर ऑफ मोल्स थे D और वजन था 134, तो ये बराबर होने चाहिए। यहां से तो मैं D निकाल लूंगा, कितना है? रक्षा कर प्रभु, 1150 इंटू 58.26 या 0.5826 अपॉन 130, ऐसा आएगा। वैसे तो कैलकुलेशन घिनौनी लग रही है, पर मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस इसलिए है क्योंकि ये इंटीजर ही है भाई, जितनी संख्या है 1.5 मॉलिक्यूल, 1.25 मॉलिक्यूल तो होगा नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसी कुछ होगा, तो आएगा इंटीजर। चालू हो जाते हैं, देखते हैं क्या आता है। वेल इसको अगर देखिए 134, इसको डेसिमल लगा के देखता हूँ, ठीक है। 1.34 इज 4/3। आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी, यू नो, 0.58 को थोड़ा सा बढ़ा दूं तो 0.6 हो जाएगा। अच्छा, और 11.5 वैसे ही रहने देता हूँ मान ली थोड़ी देर के लिए। तो अब ये जो आंसर आएगा ये थोड़ा सा मैंने बढ़ा दिया है, थोड़ा पाप किया है मैंने, ठीक है। देखते हैं पाप का पुण्य कैसे कन्वर्ट होगा। व्हाटएवर, डेसिमल को हटा दो। 1.15 6/4 इज 3/2, 1.5 है। दिस इंटू 9/2, बहुत अच्छे। अगर ये 1.1111 मान लूं तो ये कितना होता? दिस वुड हैव बीन रफली कितना? 1/0.9 इंटू 9/2, 5 आ जाएगा। तो घपले कर को रखे 5 ले आया मैं, इंटीजर वैल्यू है। तो D अप्रोक्सीमेटली था, तो राउंड ऑफ करता गया मैं। एक बार यहाँ पे थोड़ा सा राउंड ऑफ किया, यहाँ से जब 6 किया, फिर एक बार जब इसको ऐसे ही लिखा तब थोड़ा राउंड ऑफ किया, और दोनों ऑफसेट होकर 5 आ गया। तो पूछा क्या था? नंबर ऑफ राइबोस यूनिट्स। अच्छा, मैंने D निकाला है, और इक्वेशन 2 देखिए, मुझे R निकालना है। कैसे निकालूंगा? D की वैल्यू आ गई थी 5, तो 46 इंटू 5 230, 290, 290 माइनस 260 दैट इज 60, तो R इज 60/30 विच इज लवली 2। 2 नंबरी काम है। तो नंबर ऑफ राइबोस यूनिट्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्टासैकेराइड्स इज 2। दिस इज द आंसर। खूबसूरत प्रश्न है। आप देखिए, नए सिर्फ बायोमॉलिक्यूल्स का है, नए सिर्फ मोल का है। आपको बायोमॉलिक्यूल से इतना तो आना चाहिए कि ऑक्टासैकेराइड की हाइड्रोलिसिस होगी तो मोनोसैकेराइड्स कैसे बनेंगे, पर बहुत डीप में नहीं गए हैं। आपसे ये राइबोस, ग्लूकोज और डीऑक्सीराइबोस का फॉर्मूला याद रखने को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। आप अगर इतना भी कर लेंगे उसके बाद देन इट बिकम्स अ क्वेश्चन ऑफ मोल कंसेप्ट। ओवरऑल एक बार टफनेस इंडेक्स क्या लगता है आपको? देखते हैं कैसा मानते हैं हम। ट्विस्ट तो हाँ, ट्विस्टें थी खूब मजे से। सेम चैप्टर नहीं, डिफरेंट चैप्टर्स थे। कैलकुलेशन था, हाँ था, और गड़बड़ हो सकती थी इसमें। मिसलीडिंग नहीं, मिसलीडिंग ऑप्शंस तो नहीं थी। 2 4 2, लेकिन फिर भी यहाँ 2 यहाँ 1 कर दो, कैसे भी कर दो,
8 आउट ऑफ 10 तो देना चाहेंगे, क्वेश्चन तो अच्छा ही माना जाएगा। बायोमोलिक्यूल्स का बेहतरीन क्वेश्चन, आईडीजे एडवांस 2025 केमिस्ट्री का। सो स्टूडेंट्स, ये था आईडीजे एडवांस्ड केमिस्ट्री 2025 का वीडियो सॉल्यूशन। मुझे उम्मीद है आपको इससे मदद मिलेगी, एंड फॉर टाइम्स टू कम दिस इज गोइंग टू सर्व एज अ वेरी स्टैंडर्ड रेफरेंस फॉर दोज हु आर ट्राइंग टू प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक आईडीजे मेन और एडवांस्ड। ओवरऑल अगर आप क्विक ओवरव्यू देखें लेवल कैसा था, तो मैं कहूँगा समराइज करके, फिजिकल केमिस्ट्री सस्ती थी, आसान थी। इस पेपर में दोनों पेपर्स, पेपर 1 प्लस 2 में मिला के ले देकर अगर ढंग का एक क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री का पूछा था तो वो काइनेटिक्स का ही था, जो कि रूटीन से थोड़ा सा हट के था, जिसमें सोचना था। बाकी सारे क्वेश्चन वही थे जो स्टैंडर्ड हमारे स्टडी मटेरियल में या टेक्स्ट बुक में होते हैं, और किसी के यहाँ भी होते हैं। इन जनरल एक घटिया गाइड भी ले लेंगे तो उसमें भी मिल जाएंगे आपको। तो उस सेंस में फिजिकल तो आसान कहूँगा मैं। कैलकुलेशन में जो पीड़ा होती है लोगों को वो होती है, पर सोचना नहीं था ज़्यादा, और फिजिकल में ठीक ठाक दिमाग लगवाया जा सकता है। जेई चोज नॉट टू एक्चुअली पुश योर ब्रेन मच। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी वो थोड़े अच्छे स्तर पे थे, मेहनत तो ऑर्गेनिक में कराते हैं, बहुत सस्ते में नहीं छोड़ते। लेकिन हाँ, बहुत डीप डाइव मैकेनिज्म टाइप क्वेश्चंस थे ना। आप देखेंगे पूरा का पूरा पेपर बहुत कंफर्टेबली हमने जो पढ़ाया था, कौन सा, एंड दैट वाज AIR ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑल इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उन्हीं कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड था। बहुत नाम मात्र का मैकेनिज्म्स का तड़का था, जो कि बहुत रिफ्लेक्टिव है इस बात का कि जेई ने अपनी धारा मोड़ ली है, और जेई कोचिंग वाले अभी भी जो 6-6 महीने स्टीरियो आइसोमरिज्म और मैकेनिज्म के पीछे विलाप करते रहते हैं, उनके फिर विद्यार्थियों को, और सभी करते हैं लगभग, तो दे हैव नॉट रियलाइज्ड कि जेई ने अपना ट्रेंड चेंज कर लिया है। वो आज नहीं, 3-4 साल से कर लिया है। हमारे विद्यार्थियों ने बहुत इसको अप्रिशिएट किया, क्योंकि उनका बहुत सारा टाइम बचा और उस प्रैक्टिस का उनको टाइम मिला जो उनके लिए काम की थी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चंस थे, अच्छे खासे थे। खास बात यह है कि उनका ट्रेडिशनल फेवरेट मेटलर्जी गायब था, लेकिन पी ब्लॉक, डी ब्लॉक के क्वेश्चंस थे, बिल्कुल थे। कोऑर्डिनेशन और बॉन्डिंग थी, अच्छी थी, बॉन्डिंग का अच्छा क्वेश्चन था, और कोऑर्डिनेशन का भी मतलब ऐसा क्वेश्चन ही था जिसको कहा जाए कि एकदम लड्डू ही परोस दिया। ऐसे क्वेश्चन, ऐसे केस थे जहां पर अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इनऑर्गेनिक ओवरऑल मैं कहूँगा अ लिटिल अबव एवरेज थी, ऑर्गेनिक अ लिटिल अबव एवरेज थी, फिजिकल सिग्निफिकेंटली बिलो एवरेज थी। जो जेई का एवरेज टफनेस लेवल है उसके मुकाबले देखें, थ्योरेटिकल केमिस्ट्री थोड़ी ठीक थी, और फिजिकल या न्यूमेरिकल केमिस्ट्री आसान थी। कंफर्टेबल पेपर कहा जाएगा, स्कोरिंग पेपर। अगर आपने कुछ भी ढंग से पढ़ा है तो ये जेई 2025 का पेपर आपके लिए मुश्किल नहीं कहा जाएगा। विश यू ऑल द बेस्ट, हैव फन, हैव अ ग्रेट टाइम।